हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VK EDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाएंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देंगे। SSC CGL 2022 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर सेट 2020 का दोस्तों। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ में लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो फटाफट से लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए एक नए मोटिवेशन के साथ, जोश और उत्साह के साथ हम लोग आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का एकदम निचोड़ आपको निकाल कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे आज के इस सेशन में। पहला प्रश्न है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1901 में, वर्ष 1906 में, या फिर 1903 में, या फिर ऑप्शन डी है वर्ष 1905 में। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात करी जाएगी तो मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में की गई। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह ने। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह, नाम याद रखेंगे दोस्तों। नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? तो अगर आपसे पूछे जाए मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो दोस्तों मुस्लिम लीग के अगर प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करी जाएगी, प्रथम अध्यक्ष, तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बराक उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नाम याद रखेंगे, बराक उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। बराक उल मुल्क मुश्ताक हुसैन इनका नाम था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मुश्ताक हुसैन। मुश्ताक हुसैन इनका नाम था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। लिनक्स एक है, तो लिनक्स एक क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उच्च स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, या फिर असेंबली भाषा। तो दोस्तों, लिनक्स की अगर बात करी जाएगी तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा विजन क्रिकेटर अल्मनाक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, किस देश के द्वारा विजन क्रिकेट अल्मनाक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, अगर बात करी जाएगी विजन क्रिकेटर्स अल्मनाक पत्रिका, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम अर्थात दोस्तों इंग्लैंड के द्वारा प्रकाशित किया जाता है यह पुस्तक। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसे क्रिकेट के बाइबल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया गया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया गया था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है लीगो। दोस्तों, किस उपकरण का उपयोग किया गया था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है लीगो। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए लीगो उपकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? 964, 973, 965, या फिर 953?
सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी जयपुर के हवा महल की, तो जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां थी? इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर लगभग 953 खिड़कियां थी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान देंगे 953 खिड़कियां हैं। कितनी हैं? 953 खिड़कियां हैं। और इतनी खिड़कियां होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? इतनी खिड़कियों के कारण इसे ही पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलेस ऑफ विंड्स। पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है दोस्तों। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? हवा महल। हिंदी में दोस्तों इसे कहा जाता है हवा महल। दोस्तों जो अगर बात करी जाएगी हवा महल की, दोस्तों हवा महल की बात करी जाएगी तो इसके निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। सबसे खास बात दोस्तों यह है कि यह दुनिया के किसी भी नींव के बिना बनी हुई सबसे ऊंची इमारत है। बिना नींव की बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। बिना नींव की, बिना नींव की, बिना नींव की बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। बिना नींव की बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। बिना नींव की बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बिना नींव की बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम है हवा महल दोस्तों। इसका डिजाइन किसने दिया था दोस्तों? इसका डिजाइन लालचंद उस्ताद ने दिया था। किसने? डिजाइन किसने दिया? लालचंद उस्ताद। लालचंद उस्ताद दोस्तों, लालचंद उस्ताद ने दिया है। तो आपको हवा महल के बारे में सारी जानकारियाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मिल गई। हवा महल की बात करी जाएगी दोस्तों तो यह जयपुर राजस्थान में बना हुआ एक विशाल जो है इमारत है। और यह बिना नींव की बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। इसमें ढेर सारी खिड़कियां होने के कारण इसे पैलेस ऑफ विंड्स या फिर हवा महल नाम दिया गया है। और इसमें दोस्तों कुल कितनी खिड़कियां हैं? तो 953 खिड़कियां हैं। हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से संबंधित थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो है आपके खेलों से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा वो हम आपको बता देंगे। इन ऑप्शनों में से आपका कोई नहीं होगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है किस देश से संबंधित है या फिर किस देश से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा की अगर बात की जाएगी, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा दोस्तों सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली गई है। कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है रूस से ली गई है। किससे ली गई है? यूएसएसआर दोस्तों। किससे ली गई है? यूएसएसआर, रूस से ली गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों वर्तमान समय में कितने जो मौलिक कर्तव्य हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वर्तमान समय में मूल कर्तव्य कितने हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 मूल कर्तव्य हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। सभी दोस्त इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न है, किस ऊतक, ध्यान से देखेंगे, किस ऊतक की लिग्रीफाइड दीवारें मोटी होती हैं? बताएंगे किस ऊतक की लिग्रीफाइड दीवारें मोटी होती हैं? स्थूल कोण, मृदुतक, वायुतक या फिर दृढ़ोतक? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दृढ़ोतक। दृढ़ोतक दोस्तों इसके ऊतक में भारी तथा मोटी दीवारी होती हैं और यह एक स्थायी ऊतक है। क्या है? यह एक स्थायी ऊतक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्थायी ऊतक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है,
सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517, 1526, 1516 या फिर 1527? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी की अगर बात करी जाएगी तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1517। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है 1517। इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का सुल्तान बना था। और साथ ही साथ में इब्राहिम लोदी की अगर बात करी जाएगी तो दिल्ली का अंतिम लोदी सुल्तान कौन बना? दोस्तों दिल्ली में अंतिम लोदी सुल्तान कौन बना? तो दोस्तों यह अंतिम शासक था। अंतिम लोदी वंश का शासक कौन था? अंतिम लोदी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इब्राहिम लोदी। अगला जो प्रश्न है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। और लोदी वंश में दोस्तों युद्ध क्षेत्र में मरने वाला पहला शासक कौन है? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी ही है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान रुझान पहल WBTI के द्वारा किए गए एक नए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान की दर में 97 देशों में से पहले स्थान पर कौन सा देश है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। विश्व स्तनपान रुझान पहल द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान की दर में 97 देशों में से पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो स्तनपान के दृष्टि से दोस्तों 97 देशों में से पहले स्थान पर कौन सा देश है? जापान, श्रीलंका, भारत या फिर चाइना? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है श्रीलंका। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों इसमें पहले स्थान पर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या फिर 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, या फिर 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, या फिर 4 वर्ष या जो भी पहले हो। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक या जो पहले हो, इसमें से जो पहले हो। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की दोस्तों, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो भी पहले 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वही आपका क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक करेंगे, साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1982, 1980, 1991 या फिर 1975? तो दोस्तों भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में दोस्तों। इसकी स्थापना का उद्देश्य था दूर दराज के ग्रामीण के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का उपलब्ध कराना, या फिर दूर दराज क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? पाइथन क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पाइथन क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मशीनी भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा या फिर उच्च स्तरीय भाषा? दोस्तों अगर बात करी जाएगी पाइथन की, तो पाइथन क्या है दोस्तों? तो पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। पाइथन कंप्यूटर के क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय भाषा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल BBIN, यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इन 4 सार्क देशों के उपसमूहन के बीच यात्री, कार्मिक और कार्गो वाहन यातायात के विनियमन के लिए किस वर्ष ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऐतिहासिक मोटर वाहन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों वर्ष 2015 दोस्तों। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वर्ष 2015 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच में दोस्तों
जो है सार्क देशों के उप समूहन के बीच यात्री के कार्मिक और कार्गो वाहन के विनियमन के लिए जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत का नौगम्य अंतर्निदेशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के नौगम्य या फिर नेविगेबल अंतर्निदेशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी अनुमानित लंबाई लगभग कितनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 16,400 किलोमीटर या फिर 12,800 किलोमीटर या फिर 15,600 किलोमीटर या फिर 14,500 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है 14,500 किलोमीटर। भारत के नौगम्य अंतर्निदेशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2021 की सौंदर्य प्रतियोगिता किसने जीता है? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2021 की सौंदर्य प्रतियोगिता किसने जीता है? तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, इसका एकदम करेक्ट आंसर है कैरोलिना विलावास्का। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी 2020 में दोस्तों, 2020 में दोस्तों कोई भी आपका जो है मिस वर्ल्ड का जो है ये आपका हुआ ही नहीं था। मिस वर्ल्ड इसका आयोजन किया ही नहीं गया था कोरोना महामारी के दौरान। ठीक है, कोरोना होने के कारण, कोरोना महामारी के कारण 2020 में ये आपका कंपटीशन नहीं हुआ था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अंडा उत्पादन या फिर फसल उत्पादन। दोस्तों श्वेत क्रांति की अगर बात करी जाएगी, व्हाइट रेवोल्यूशन, तो दोस्तों ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है दुग्ध उत्पादन। दोस्तों श्वेत क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी भारत में? तो दोस्तों श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में वर्ष 1964 और 65 के में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पशु के जो है विकास के लिए कार्यक्रम करना तथा पशुओं में जो है श्वेत धन जिसे कहते हैं दुग्ध उत्पादन दोस्तों, तो उसके दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए दोस्तों श्वेत क्रांति का जो है श्वेत क्रांति जो है स्टार्ट की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य यह भी था कि पशुओं तक जो है उनका जो है पोषित भोजन को पहुंचाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और दोस्तों श्वेत क्रांति के अंतर्गत वर्ष 1970 में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया और यह भी आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की अगर बात करी जाएगी, इसके जनक का क्या नाम है दोस्तों? तो श्वेत क्रांति के जनक का नाम है वर्गीज कुरियन दोस्तों। क्या नाम है? वर्गीज कुरियन इनका नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वर्गीज कुरियन। और साथ ही साथ में दोस्तों भारत जो है पहले स्थान पर है दुनिया में, भारत पहले स्थान पर है दुग्ध उत्पादन के मामले में। और यूपी दोस्तों राज्यों के मामले में पहले स्थान पर कौन है? राज्यों के मामले पर पहले स्थान में उत्तर प्रदेश है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो भारत का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? विश्व स्तर में भारत का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, जबकि राज्यों के स्तर से अगर देखा जाए तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? वर्ष 1935, वर्ष 1920, वर्ष 1925 या फिर वर्ष 1935? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों वर्ष 1930। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, क्या किस नाम से? कॉमनवेल्थ गेम्स। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में कब से स्टार्टिंग हुई है दोस्तों? तो कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करी जाएगी तो दोस्तों इसकी शुरुआत वर्ष 1930 से हुई है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वर्ष 1930 में सबसे पहला जो है कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो दोस्तों हैमिल्टन में आयोजन किया गया था। कहाँ पर? हैमिल्टन में इसका आयोजन हुआ था वर्ष 1930 में, कनाडा के हैमिल्टन में। कहाँ के? कनाडा के हैमिल्टन में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें दोस्तों कौन से देश शामिल होते हैं? तो दोस्तों वे देश शामिल होते हैं जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रह चुके हैं, उन देशों को इसमें दोस्तों शामिल किया गया है। दोस्तों अगर बात करी जाएगी
21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों 21वां, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है जिन्हें याद कर लेंगे। दोस्तों 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि आपका 2018 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो 2018 में दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में। और अगर बात की जाएगी 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि आपका 2022 में इसी वर्ष हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो बर्मिंघम में। कहाँ पर आयोजन हुआ था? बर्मिंघम में आयोजन हुआ था। और बर्मिंघम आपका कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों ये आपका इंग्लैंड में पड़ता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम में दोस्तों हुआ था 2022 में। 2018 में 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 1930 में दोस्तों हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? भूजल से, जैविक खेती से, रोजगार से या फिर जलवायु परिवर्तन से? तो दोस्तों अटल भूजल योजना की अगर बात करी जाएगी, अटल भूजल योजना, तो अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? तो अटल भूजल योजना की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? अटल भूजल योजना दोस्तों भूजल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपका भूजल ही होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो अटल भूजल योजना कब से स्टार्ट की गई है? तो अटल भूजल योजना दोस्तों 25 दिसंबर सन 2019 से स्टार्ट की गई है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 25 दिसंबर 2019 को दोस्तों, 25 दिसंबर को किसका जन्म दिवस होता है दोस्तों? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा था कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये लाइनें वाकई में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं हमें, और साथ ही साथ में संपूर्ण भारतवासियों को जो है एक प्रेरणा के रूप में ये जो है लाइनें बहुत ज़्यादा जो है प्रेरित करती हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है 25 दिसंबर को दोस्तों हुआ था, और इनके जन्म दिवस पर जो है अटल भूजल योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को किया। और 25 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? सुशासन दिवस मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भूजल प्रबंधन में सुधार करना। भूजल प्रबंधन में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बांकापुर मोर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बांकापुर मोर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो दोस्तों बांकापुर मोर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बांकापुर मोर अभ्यारण्य की अगर बात करी जाएगी तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है बांकापुर मोर अभ्यारण्य, और कर्नाटक के हावेरी जिले में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हावेरी जिले में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों नर मादा दोनों तरीके के जो है मोर पाए जाते हैं, इसके साथ ही साथ में हॉर्नबिल पक्षी भी दोस्तों पाया जाता है। और यह अभ्यारण्य जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो दोस्तों निजाम सागर बांध की अगर बात करी जाएगी तो किस राज्य में स्थित है? तो निजाम सागर बांध दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। निजाम सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो ढीमसा की अगर बात करी जाएगी कर्नाटक का है, राजस्थान का है या फिर महाराष्ट्र का है या फिर आंध्र प्रदेश का है? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है ढीमसा। ढीमसा दोस्तों क्या है? ढीमसा नाम बड़ा बढ़िया है। ढीमसा, ढीमसा लोक नृत्य है। ढीमसा लोक नृत्य है, कहाँ का? लोक नृत्य,
ढिमसा लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का दोस्तों, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह नृत्य 15 से 20 महिलाओं के मध्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है? हाइड्रोजन और हीलियम, कैल्शियम और आर्गन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कैल्शियम और आर्गन। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कैल्शियम और आर्गन संभारिक युग्म का एक उदाहरण है। तो संभारिक किसे कहते हैं दोस्तों? तो संभारिक वे तत्व होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या एक होती है परंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें संभारिक युग्म कहते हैं या फिर संभारिक कहलाते हैं। तो संभारिक किसे कहते हैं? याद कर लेंगे दोस्तों। वे तत्व, दोस्तों क्या कहेंगे? वे तत्व। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। वे तत्व जिनका द्रव्यमान जो संख्या होती हैं, द्रव्यमान संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? द्रव्यमान संख्याएं दोस्तों समान होती हैं, द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, लेकिन दोस्तों परमाणु संख्याएं क्या होती हैं? परमाणु संख्याएं दोस्तों भिन्न भिन्न होती हैं, परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। उन तत्वों को दोस्तों क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, वे तत्व आपके संभारिक तत्व कहलाते हैं। तो कैल्शियम तथा आर्गन क्या है दोस्तों? कैल्शियम तथा आर्गन संभारिक तत्व हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और लेकिन इनका द्रव्यमान संख्याएं समान है। कैल्शियम और आर्गन की अगर बात की जाएगी तो इनका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान संख्या की अगर बात की जाएगी तो कैल्शियम तथा आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है दोस्तों। लेकिन इनके जो अगर बात की जाएगी इनका परमाणु संख्या कितनी है? तो दोस्तों कैल्शियम की परमाणु संख्या 18 होती है और आर्गन की 20 होती है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कैल्शियम का परमाणु देखो Ca होता है, कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम का जो सूत्र होता है क्या होता है? कैल्शियम का जो प्रतीक है Ca है और आर्गन का है Ar। तो दोस्तों जो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कैल्शियम का Ca है और Ar, CaAr। तो कैल्शियम का जो अगर बात करी जाएगी परमाणु क्रमांक कितना है? तो दोस्तों कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20। कितना है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। अगर बात की जाएगी कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या है 40 और आर्गन का द्रव्यमान संख्या 40। तो दोस्तों इससे हम लोगों को एक मतलब एक थोड़ा सा माइंड में ऐसा मैप बनता है कि जो आपके ये इधर का आपका परमाणु संख्याएं, तो परमाणु संख्याएं तो भिन्न भिन्न होती हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होंगी। तो ऐसे कंडीशन में वो तत्व क्या कहलाएंगे? संभारिक तत्व कहलाएंगे। तो आशा करते हैं संभारिक तत्व आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुराग शर्मा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अनुराग शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। KV कामत, विकास कामत, रतन कायत या फिर समीर वी कामत। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं समीर वी कामत। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हर वर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 26 अगस्त, 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त। तो दोस्तों हर वर्ष महिला समानता दिवस की अगर बात करी जाएगी तो ये आपको 26 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये आज का जो है सेशन का लास्ट प्रश्न था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों से बस एक बात कहनी है कि आप सभी दोस्त जितने सारे SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, CHSL, CGL, MTS या फिर GD या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके जो प्रैक्टिस सेट है SSC के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके SSC के द्वारा, आयोग के द्वारा प्रति वर्ष जो है अपने हर एक परीक्षा में पिछले गत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए यह जो इस समय मैं आपको सेट करवा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे ज़रूर जुड़ेंगे। और लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे
पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। कहते हैं दोस्तों कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारेंगे उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों खुद से वादा करिए और आगे बढ़िए और अपने माता पिता के सपने को पूर्ण करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।